अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस नई वीडियो में भी आपके साथ कुछ नए वाक़ियात शेयर करेंगे, लेकिन वाक़ियात का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नए आने वाले वाक़ियात आप तक पहुँच सकें। और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। लिसनर्स, वाक़िए का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर करना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लड़का अपने घर में कुछ आवाज़ सुनता है, तो जब वो देखने जाता है तो उसको वॉशरूम की तरफ से आवाज़ आ रही होती है। जब वो जाकर देखता है, वॉशरूम का दरवाज़े का जो हैंडल है वो हिल रहा होता है। कोई ना दिखने वाली मखलूक उसको हिला रही होती है, पर जब वो दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। न जाने वो कौन सी मखलूक है जो उस लड़के को तंग कर रही होती है। तो चलिए आपके साथ वो क्लिप शेयर करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वाक़ये का आगाज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वाक़या। और आज का वाक़या आप सबके साथ जो शेयर करूंगा वो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का है, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में ज़िक्र किया था आप सबके साथ शेयर करने का। और ये वाक़या उसी खाली प्लॉट में बने बेरी के दरख्त का है, तो सोचा क्यों ना आज आप सबके साथ यही वाक़या शेयर किया जाए। तो चलिए चलते हैं वाक़ये की तरफ। ये वाक़या सन 2001 में पेश आया था, जब मेरे वालिद साहब ने बल्दिया टाउन सेक्टर 4D में घर लिया था। और उस दौर में इतनी आबादी भी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त मेरी उम्र कम थी। तो मेरे वालिद साहब का मेडिकल स्टोर था और उन्होंने उसी एरिया सेक्टर 4D में ही मकान ले लिया था। और उस मकान के राइट साइड पर खाली प्लॉट था, जिसमें बहुत बड़ा बेरी का दरख्त मौजूद था। और हमारे घर के पीछे भैंसों का एक बाड़ा भी था। जब हम नए शिफ्ट हुए थे उस घर में, तो पहल तो हमें कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था। मैं और मेरा भाई हम अक्सर छत पर खेलने जाते थे, क्योंकि हम छोटे थे और कभी छत पर तो कभी बाहर खेलने के लिए जाते थे। एक बार मैं रूम में बैठा खेल रहा था और उस वक्त हमारे घर की लाइट भी गई हुई थी। मैं और मेरी अम्मी उस वक्त घर पर अकेले थे। हमें यूँ महसूस हुआ कि हमारे घर की छत पर कोई भारी कदम के साथ चल रहा है, जैसे हमें पायल की आवाज़ आ रही थी। मैं तो नहीं समझता था इन चीज़ों को उस वक्त, क्योंकि मैं छोटा था थोड़ा। लेकिन मेरी अम्मी काफ़ी परेशान हो गई थी और वो मेरी तरफ देख रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि क्या ये आवाज़ मुझे आ रही है, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। मेरी अम्मी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे कहा कि इस वक्त छत पर मत जाना, क्योंकि मेरी वालदा इन चीज़ों को समझती थी। मेरी अम्मी काफ़ी घबरा चुकी थी, मुझे अच्छे से याद है वो सब कुछ। काफ़ी देर तक वो पायल की आवाज़ आती रही और फिर अचानक से आवाज़ आना भी बंद हो गई।
और कुछ देर बाद मेरे अब्बू भी घर आ चुके थे और तब मेरी अम्मी ने ये किस्सा उनको बताया कि छत पर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और काफ़ी भारी आवाज़ थी। पर मेरे अब्बू ज़्यादा जिन्नात को उस वक्त सीरियस नहीं लेते थे कि बोलते हैं जिन्नात होते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे अब्बू ने कहा कि हो सकता है कि पीछे जो बाड़ा बना हुआ है वहाँ से किसी की आवाज़ आ रही होगी, तो उनको ऐसा फील हुआ कि शायद हमारे छत पर है। मेरी अम्मी ने भी फिर इस बात को दरगुजर कर दिया। फिर यूँ एक बार मेरी अम्मी रात को छत पर गईं किसी काम से। उस वक्त सारे घर वाले घर पर ही थे और मेरी अम्मी छत से भागती हुई नीचे आ रही थी और उनका सांस काफ़ी फूला हुआ था। मेरे अब्बू ने उनकी हालत देखी और हम सब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है उन्हें, पर मेरी अम्मी कुछ बता नहीं रही थी, पर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। कुछ देर बाद उनकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने बताया कि जब छत पर वो कपड़े लेने गई थी तो 7 प्लॉट की तरफ जो हमारा सामान पड़ा हुआ था टूटा हुआ, जिसे हम छत पर रखते हैं, वो अपने आप हिल रहा था। यानी काफ़ी लंबे लंबे लोहे के पाइप्स थे, वो हिल रहे थे। कभी ऐसा फील होता कि उनको किसी ने आगे की तरफ धक्का दिया है और कभी ऐसा लगता जो कि लकड़ी के पट्टे पड़े हुए थे उन पर कोई कूद रहा है। पहले मेरी अम्मी ने अपना वहम समझा था, लेकिन जब मेरी अम्मी पास गई उन लकड़ियों को देखने के लिए कि ये हिल कैसे रही हैं, तो उनमें से एक लकड़ी ऐसे मूव हुई जैसे किसी ने ज़ोर से उस पर हिट किया हो। ये देखकर मेरी अम्मी भाग गई थी क्योंकि बहुत खौफनाक मंजर उनको लगा था। तब उनको यकीन आ गया था कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अब्बू ने भी छत पर जाकर देखा तो उनको कुछ ऐसा फील नहीं हुआ जिससे वो मेरी अम्मी की बात पर यकीन करते हैं। उसके बाद से मेरी अम्मी मगरिब के बाद छत पर नहीं जाती थी और ना हमें जाने देती थी। यूँ एक बार मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों खेलने के लिए छत पर चले गए और उस वक्त असर का टाइम था। यूँ काफ़ी टाइम हम खेलते रहे और मगरिब का टाइम हो गया तो हमें पता ही नहीं चला। और जैसे अक्सर बच्चों की शरारतें होती हैं, चीज़ों को उठाकर फेंकना और देखना कि कौन ज़्यादा दूर फेंकता है, तो हमारे भी कुछ ऐसे ही खेल थे उस वक्त। तो हमारी छत पर एक प्याज पड़ा हुआ था जिसको मेरे भाई ने दरख्त पर बैठे परिंदे को मारा और मेरे हाथ में एक पत्थर था, तो मैंने वैसे ही वो दरख्त की तरफ फेंक दिया। यूँ हम खेल कूद के बाद जब थक गए तो हम नीचे चले गए। रात का टाइम था, यानी रात की 10 बज रहे थे। तब मैं और मेरे भाई हम दोनों अपने वाले की शॉप पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मेरे भाई उठकर शॉप से बाहर निकल गए तो उनके पास वही पत्थर आकर गिरा जिसे मैंने दरख्त में फेंका था। तो मेरे भाई पहले तो देखते रहे कि ये पत्थर किसने मारा है, क्योंकि वो लगा नहीं था उनको, उनके पास आकर गिरा था। तो मैंने उस पत्थर को देखा और भाई से कहा कि इसको तो हमने शाम में प्लॉट के अंदर फेंका था। अभी ये कहा ही था कि मेरे भाई के सर पर वही प्यास भी आकर लगी जो उसने उस परिंदे को मारी थी। और वो प्यास परिंदे को तो नहीं लगी थी, पर वो दरख्त के अंदर जाकर गिर गई थी। तो उस वक्त मैं और मेरे भाई की हालत काफ़ी अजीब हो गई थी कि ये हमें कौन मार रहा है। इतने में मेरे वाले साहब बाहर आए और पूछा कि क्या हुआ है हमने उनको सारी बात बताई कि ये प्याज और पत्थर हमने शाम को प्लॉट के अंदर फेंका था, तो अब ये कोई हमें छत से मार रहा है। जब हमने ये बोला तो मेरे अब्बू भी खामोश हो गए और हमसे दोबारा यही सवाल किया कि ये प्लॉट के अंदर फेंका था या बाहर ही गिरा था, हो सकता है कोई मार के चला गया हो। हमने कहा कि नहीं, हमने अंदर ही फेंका था। मेरे अब्बू को तब थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था, क्योंकि रोज़ रोज़ की शिकायत से मेरे अब्बू भी थोड़ा यकीन करने लगे थे। और फिर उन्होंने हमें घर जाने को कहा, क्योंकि शॉप घर के नीचे ही थी। भाई से पहले मैं घर गया। अभी मैं घर के अंदर एंटर हुआ ही था कि मेरे सर पर, यानी सर के ऊपर किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। पहले मैं समझ नहीं सका कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत भारी भरकम थप्पड़ था। मेरे सर पर मदरसे वाली टोपी थी जो कि नीचे गिर गई थी। जब मैंने सामने देखा तो मेरी वालदा खड़ी मुझे देख रही थी और वो समझ गई थी कि कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे सर के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ था।
और अम्मी से कह रहा था कि मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से मारा है। मेरी अम्मी फटाफट मुझे हाथ से खींचकर अंदर ले गई और मुझ पर कुछ पढ़ने लग गई। इतने में मेरे भाई भी अंदर आ गए तो मेरी अम्मी ने फ़ौरन उनसे पूछा कि उसे तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने घर से बाहर पेश आए वाक़ये को सारा बता दिया। तो मेरी अम्मी ने सख्ती से कहा कि अब से असर के बाद से छत पर कोई नहीं जाएगा। और उस वक्त हमारी अम्मी हमें खुलकर कोई बात भी नहीं बताती थी ताकि हम डर न जाएं। यूँ इस वाक़ये के बाद हम नॉर्मल हो गए थे। तो अगले दिन की बात है, जब रात में सब सो रहे थे तो आधी रात को मेरे भाई ने वॉशरूम जाना था। यूँ वो वॉशरूम चले गए और वॉशरूम के साथ ही छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद था और मेरे अब्बू दरवाज़े को ताला भी लगा के रखते थे और सीढ़ियाँ पूरी ग्रिल से कवर थी साइड से ताकि साइड से चढ़ ना सके कोई। तो मेरे भाई उस वक्त जब वॉशरूम से निकलने के बाद हैंड वॉश करके साफ़ करने लगे तो उनको पीछे से एक औरत की आवाज़ आई और वो आवाज़ काफ़ी भारी थी और काफ़ी खौफनाक भी। मेरे भाई ने इधर उधर देखा पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन उनकी नज़र जब सीढ़ियों की तरफ गई तो वहाँ एक काले कपड़ों में औरत बैठी थी जो कि मेरे भाई को उनके नाम से उनको बुला रही थी। मेरे भाई तो बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो फ़ौरन भागकर कमरे में आकर रोने लग गए। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे अम्मी अब्बू भी जाग गए। तो भाई से पूछा कि क्या हुआ है उसे। तो उन्होंने बताया कि सीढ़ियों में कोई बैठा हुआ है जो मुझे अपने पास बुला रहा था और बहुत डरावना दिख रहा था। मेरे वालिदैन काफ़ी परेशान हो गए थे इन बातों की वजह से। मेरे अब्बू लाइट ऑन करके देखकर भी आए पर तब वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन मेरे भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे। मेरी वालिदा को पूरा यकीन हो चुका था कि साथ वाले प्लॉट में ज़रूर कोई गड़बड़ है क्योंकि वहाँ जो बेरी का दरख्त है वहाँ पर ज़रूर आसेब हैं। एक बार रात में मेरे वालिद छत पर गए वैसे ही वॉक करने के लिए और काफ़ी रात हो चुकी थी, यानी 12 बजे के बाद गए थे। थोड़ी देर तक वो छत पर ही रहे, फिर कुछ देर बाद वो नीचे आ गए। वो काफ़ी परेशान लग रहे थे और उस वक्त हम सब घर वाले भी जाग रहे थे। तो मेरी वालिदा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, उनका इतना खामोश क्यों है। तो उन्होंने बताया कि मेरी वालिदा जो पहले शिकायत कर रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है कि साथ जो दरख्त है वहाँ पर जिन्नात आबाद हैं। और मेरे वालिद ने बताया कि उन्होंने दरख्त में 2 आँखें चमकती देखी हैं और लाल सुर्ख आँखें थी वो। पहले वो अपना वहम समझे, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो कहते हैं वो जो भी मखलूक थी जो मेरे वालिद साहब को देख रही थी दरख्त के अंदर से, वो अचानक गायब हो गई और दरख्त बहुत बुरी तरह से हिलने लग गया था। तो मेरे वालिद साहब समझ गए कि यहाँ वाकई कोई ना कोई एक्टिविटी है। हमारी फैमिली में एक जानने वाले थे जो अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। हमने उनको सब बताया था। तो वो हमारे घर आए और छत पर जाकर उन्होंने प्लॉट की तरफ रुख करके कुछ पढ़ा और 5 से 10 मिनट बाद वो नीचे आए। तो उन्होंने बताया कि साथ जो बेरी का दरख्त है उन पर जिन्नात आबाद हैं और जिन्नात शयातीन जिन्नात हैं। फ़िलहाल वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप सबको। उन्होंने अब तक सिर्फ अपनी मौजूदगी का ही एहसास दिलाया है और उन्होंने हमें कुछ एहतियाती तदाबीर बताई कि रात के वक्त छत पर ना जाएं, छत पर जाने से गुरेज करें और अगर कभी जाना भी पड़ जाए तो उस दरख्त की तरफ तवज्जो ना दें और उस प्लॉट में कोई चीज़ ना फेंकें, क्योंकि अगर गलती से भी उनको कोई नुकसान पहुंचा तो बदले में वो भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका गुज़र बसर हमारे घर के छत पर से भी था। यूँ जब तक हम उस घर में रहे हमें हमारे छत से कभी किसी के चलने की आवाज़ तो कभी भाग दौड़ की आवाज़ अक्सर आती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम सब इन चीज़ों के आदी हो चुके थे। यूँ कुछ टाइम गुजरा तो हमारे घर के पीछे जो भैंसों का बाड़ा था उसके मालिक ने प्लॉट ख़रीदने की बात की थी। मेरे वालिद की अच्छी जान पहचान थी उस बाड़े के मालिक से, तो उन्होंने मेरे वालिद से डिस्कस किया था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उनको कहा था कि अगर ये प्लॉट वो ख़रीदें तो सोच समझ कर ख़रीदें, क्योंकि ये जगह बहुत भारी है। उसमें मौजूद जो बेरी का दरख्त है वहाँ जिन्नात आबाद हैं और हैं भी बहुत सख्त जिन्नात। ये बात सुनकर उस बाड़े ने
उस बाड़े के मालिक ने उस बात को मजाक समझा। वो जिन्नात पर यकीन नहीं रखता था। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे वालिद साहब ने उनको रोका कि इस तरह से फ़ौरन मत ख़रीदें ये जगह, पहले पढ़ाई करवा लो इस जगह पर और ठीक करवा लो, फिर देखना कि ये लेने के काबिल है भी या नहीं। पर उस मालिक ने बज़ाहिर तो हाँ कह दिया था, पर उसने मेरे वालिद की बात मानी नहीं थी। जबकि मेरे वालिद साहब ने हमारे साथ पेश आए तमाम वाक़ियात उनको बताए, फिर भी उसको यकीन नहीं आया। यूँ उस मालिक ने वो बाड़ा ख़रीद लिया और अगले दिन सबसे पहले उसने उस बेरी के दरख्त को कटवा दिया। जिस दिन उसने ये सब काम करवाया तो मेरे वालिद साहब काफ़ी परेशान हुए कि कहीं उसकी वजह से हमारे घर पर कोई नुकसान ना हो जाए। मेरे वालिद साहब उनके पास गए और कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है इसको कटवा कर। और बाड़े के मालिक ने एक ही जवाब दिया कि कुछ नहीं होता, हो सकता है ये सब आपका वहम होगा। लेकिन जिस दिन दरख्त काटा उसी दिन आधी रात के 1 बजे के करीब मोहल्ले में शोर मच गया, और शोर भी अच्छा खासा था लोगों का। जब मेरे वालिद साहब बाहर गए देखने तो देखा कि उनके भैंसों का जो चारा था उस पूरे भूसे में आग लगी हुई थी। वो एक कमरा था और पूरा कमरा आग से दहक रहा था, और उनकी 3 भैंसें भी मरी पड़ी थी, और बहुत ही बेदर्दी से उनको किसी ने मारा था, क्योंकि उनमें से 2 भैंसों की गर्दन तोड़ी हुई थी जो कि पीछे की तरफ बोड़ी हुई थी, और उनकी आंखें भी नोची हुई थी। और एक भैंस को पेट से नोच कर उसको मारा हुआ था, यानी उसकी आंतें, उसका पेट, सब कुछ बाहर निकाल कर बिखरा हुआ था। इतना खौफनाक मंजर देखकर वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए कि किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी और भैंसों को किसने मार दिया। पर मेरे वालिद साहब समझ गए थे कि ये क्यों हुआ है। उन्होंने उस मालिक से कहा भी जाके कि आपको मैंने आगाह किया था कि इस दरख्त को ना कटवाएं, पहले पढ़ाई करवा लें। लेकिन मालिक ने बात नहीं सुनी। उस मालिक की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो एक सदमे में बैठा हुआ था क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका था। इस हादसे के 2 दिन बाद उस बाड़े के मालिक की बाकी भैंसें भी बीमार रहने लगी और एक-एक करके सब मरती चली गई। वो काफ़ी ध्यान भी रखता था अपनी भैंसों का, लेकिन फिर भी उसकी कोई भी भैंस ज़िंदा नहीं रही, और ऐसे ही उसकी सारी भैंसें मर गई। यूँ उस मालिक का चलता हुआ कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका था। उस खौफनाक हादसे के बाद उस मालिक ने वो मोहल्ला ही छोड़ दिया, वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। यूँ उसकी एक गलती की वजह से उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अल्लाह का करम था कि हम पर उन जिन्नात ने कोई हमला नहीं किया था, हमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्लॉट आबाद हो गया था, क्योंकि उस मालिक ने किसी दूसरे पार्टी को बेच दिया था वो प्लॉट। और यानी वो प्लॉट जिसको भी बेचा उनको सब कुछ बता दिया था वहाँ जो भी हादसा पेश आया था। तो जिन्होंने बाद में वो प्लॉट लिया उन्होंने वहाँ पर बहुत सी कुरान खानियाँ करवाई, उस जगह को पहले ठीक करवाया था, फिर उस प्लॉट को तामीर किया गया था, फिर वहाँ पर शॉप्स और घर बनाए गए थे। लेकिन उन जिन्नात का असर तब भी था। हमने काफ़ी साल उस घर में गुजारे थे, उन जिन्नात के असरात हमारे घर तक थे, लेकिन हम ज़्यादा गौर नहीं करते थे, बहुत हम एहतियात से रहते थे। पर वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें अक्सर दिलाते थे, जैसे कभी दरवाज़ा नॉक करना किसी दूसरे रूम का, या कभी छत से चलने की आवाज़ आना, या कभी अचानक टेम्परेचर चेंज हो जाना घर का। और ज़्यादा तभी होता था जब घर का कोई एक शख्स घर में अकेला होता। कभी तो यूँ भी होता कि घर के किसी यानी घर में जो हमारे जितने भी लोग थे उनके रूप में सामने आ जाना अचानक से, जैसे मेरे और मेरे भाई के साथ एक बार हुआ था। हम अपने रूम में बैठे थे, बातें कर रहे थे, और देखते हैं कि हमारी अम्मी किचन से निकलकर ऊपर की तरफ गई हैं, और जैसे ही ऊपर गई और जब सामने देखते हैं तो हमारी अम्मी नीचे से ऊपर आ रही होती हैं, यानी नीचे वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ आ रही हैं। ये देखकर हम हक्का बक्का हो गए थे कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। हमने अम्मी से पूछा कि अभी आप ऊपर गई थी हमारे सामने, तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं तो ऊपर गई नहीं,
मैं तो पिछले 1 से 2 घंटे से नीचे ही थी और अभी ऊपर आई हूँ तुम सबके सामने। और वैसे भी रात के टाइम तो हम में से छत पर कोई भी नहीं जाता। तो हमने उनको बताया कि अभी हमने आपको देखा था कि आप ऊपर गई थी, हमने जाते हुए देखा भी था। तो अम्मी समझ गई और तब तक हम भी समझ चुके थे कि अम्मी के रूप में हमने कोई और मखलूक देखी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये छोटे मोटे वाक़यात भी कम हो गए थे। 2016 तक हम उस घर में रहे थे और फिर हमने भी वो एरिया छोड़ दिया था 2016 में। हम मूव हो गए थे। लेकिन जिन्होंने भी हमारा घर बाय किया था, हमने उनको शुरू से आखिर तक के सारे किस्से सुनाए थे, जो कुछ भी उस घर में हमारे साथ हुआ था। तो उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और कहा कि हम अपनी ज़िम्मेदारी पर ये घर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे घर की वैल्यू ज़्यादा थी। तो इस तरह उन्होंने वो हमारा घर ख़रीद लिया। तो ये था वो वाक़या जो मेरे और मेरी फैमिली के साथ पेश आया था। हमने उस घर में काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा था, क्योंकि वो जिन्नात बज़ाहिर कोई जानी नुकसान नहीं देते थे, लेकिन हमें माली नुकसान ज़रूर होते थे, क्योंकि जहाँ भी शयातीन जिन्नात होते हैं वहाँ पर बरकत नहीं होती है। उस वक्त हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि कहीं और जा सकते हैं, इसलिए वहीं पर हमें रहना पड़ा था। उस वक्त तो जो कुछ हमारे साथ हुआ वो इतना पता नहीं चलता था, लेकिन जब मेरी अम्मी ने दोबारा ये सब हमें बताया तो हम सुनकर अक्सर खौफज़दा हो जाते थे कि हमें क्या कुछ फेस करना पड़ा था उस घर में। मुझे उस जिन्नात का जो हाथ पड़ा था सर पर, वो मुझे आज भी याद है। वो बहुत भारी हाथ था। तो लिसनर्स, ये था वो वाक़या जो मैंने आप सबके साथ शेयर करना था। मेरा आप बीता वाक़या, मेरा और मेरी फैमिली का। बहुत से लोग हैं जो वाक़यात को झूठ या फेक समझते हैं, लेकिन ये उनसे ही पूछें जो इन चीज़ों का सामना कर चुके होते हैं। वही बता सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने सर्वाइव किया है। इसलिए अल्लाह पाक से पनाह मांगें और जिन्नात के शर से महफूज रहने की दुआ करें और अपने बच्चों की भी हिफाजत करें। कुरान पाक की तिलावत करें और घर में भी ऊंची आवाज़ में चलाया करें। तो ये था आज का वाक़या। अल्लाह पाक हम सब के जिन्नात के हमलों से हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक रास्तों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। तो लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वाक़यात के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इंशाअल्लाह आप सबके वाक़यात भी हम तमाम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।